तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम कवर करने वाले हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उन्हें एग्रीकल्चरल इनकम भी कहा जाएगा और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी कहा जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा इनकम है कि टैक्सेबल है। तो हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो टैक्सेबल होगी। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं। तो भाई एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर इंडिया में आपकी कोई भी लैंड है तो उससे कोई भी रेंट आपको रिसीव होता है या फिर कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो ऐसे इनकम को आप कहोगे एग्रीकल्चरल इनकम। और दूसरा ये दिया गया है कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और बाय लेटिंग लैंड टू द रेंट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। मतलब कि आपकी कोई लैंड है या फिर कोई ज़मीन है जिसे आपने रेंट पे दिया है, उसमें कोई आप काम करते हो, बीज बोते हो, फिर फसल उगाते हो, काटते हो, बेचते हो, ऐसे कुछ काम करते हो, या फिर आप रेंट में दिए हो वो भी यही काम करता है, तो भी जो इनकम अराइज होगी उसे आप एग्रीकल्चर इनकम कहोगे। तीसरा आता है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। एनी इनकम फ्रॉम द farm house built for the purpose of agricultural will be treated as agricultural income। तो कोई भी इनकम है जैसे कि फार्म हाउस जो बनाते हैं किसान लोग, वैसे तो जनरली भाषा में लोग फार्म हाउस बड़े बड़े लोग बनवाते हैं, लेकिन रियल में फार्म हाउस फार्मर्स का होता है जो बनाते हैं अपनी फार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए किसी ऐसी जगह पे जो कि उनके सारे लैंड से नज़दीक में हो। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। इस तरीके की इनकम रहेगी तो उसे आप कहोगे एग्रीकल्चरल इनकम, और इस तरीके की इनकम नहीं रहेगी तो उन बाकी सारे इनकम को आप कहोगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस क्या है? Basic operations done before the germination of seed is called as basic operations। Means जब आप बीज बोते हो उसके पहले आपने जो कुछ भी किया है, जैसे खोदा है, आपने ज़मीन को खुदाई की है, सिंचाई की है, उसके बाद उसमें आपने बीज बोए हैं, तो उस बीज बोने तक के सारे प्रोसीजर्स को कहोगे आप बेसिक्स ऑपरेशन, और उसके बाद के ऑपरेशन को आप कहोगे सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। Operations involved in growing and selling the output is called as subsequent operation। अब इसके बाद आता है कि कौन सी इनकम है जिन्हें आप डायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम कह सकते हो। तो भाई पहला आता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री। अगर आप कोई भी पेड़ है, कोई भी पेड़ जिसे आपने उगाया है, जिसे आपने पहले लगाया था फिर उगाया है और अब आप बेच रहे हो, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड से कोई भी रेंट आता है तो उसे आप कहोगे एग्रीकल्चरल इनकम। तीसरा है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। तो अगर आप कोई भी फल की खेती करते हो, मीन्स आप अपने लैंड पे फूल उगाते हो या फिर कुछ ऐसे जानवर का पालन पोषण करते हो जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जीव जंतुओं का पालन पोषण करते हैं, और उन्हें बेचने पे आपको जो इनकम होगी उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम कहोगे। चौथा आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो अगर आप किसी ऐसी फर्म के पार्टनर हैं जो कि एग्रीकल्चरल काम करती है सारा का सारा, तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो होगा टैक्स फ्री, क्योंकि वो होगी एग्रीकल्चरल इनकम आपकी। इसके अलावा देखते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्ट किए हो किसी फर्म में एज अ पार्टनर, तो उस कैपिटल पे जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। और लास्ट है इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ द सीड। तो कोई भी ऐसा
बीज जो बोने पे दोबारा फसल पैदा करेगा, उसे बेचने पर आपको जो कोई भी इनकम होगी वो होगी टैक्स फ्री, क्योंकि वो होगी इनकम। अब देखते हैं कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं, ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जिन्हें आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहोगे। तो पहला आप देख सकते हो कि इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, जो अंडे का व्यापार करते हैं, उनसे जो इनकम आएगी उन्हें आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहोगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहोगे। ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब जैसे आप बकरी, भेड़, इन लोगों का पालन पोषण पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, तो आप उस तरीके को कहोगे ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मीन्स लाइव स्टॉक का पालन पोषण कर रहे हो, फिश मतलब मछलियों का पालन पोषण कर रहे हो, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम बी हाइविंग, अगर आप मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हो, मधु बेचते हो, तब आपको जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, तो ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप से उग गए हैं, जैसे कि पीपल के पेड़, बबूल के पेड़, इनको कोई लगाता नहीं है, ये अपने आप से उग जाते हैं और इनको अगर आप बेचते हैं तो वो टैक्सेबल है। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, अगर आप दूध का कोई काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग आप सबको ही पता है, अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो इससे इनकम जो जनरेट होती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप मीन्स ऐसी फसल जो आपने काटी नहीं है, बिना काटे खेत में यदि वो फसल है, फसल कटने योग्य होती है, लेकिन आप बिना काटे उसको बेच देते हो कि ले जाओ भाई अपना काटो, और तो उस तरीके से जो इनकम होगी उसको आपको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कह सकते हो। डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल इनकम, तो अगर किसी भी कंपनी में, पहली बात तो ये जान लीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम भी होती है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी होती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है उससे जो डिविडेंड मिलता है वो तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता है उससे जो डिविडेंड पेड होता है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लडिंग द लैंड विद सी वाटर, तो अगर आप कोई नमक उगाते हो, अगर आप नमक की पैदावार करते हो समुद्र के पानी से, तो आपकी इनकम एग्रीकल्चरल नहीं कहलाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, कई माइंस में हमें रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, लगभग सारी माइंस में हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो ऐसी रॉयल्टी से हुई इनकम को हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर करेंगे। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग, अगर आपका कारोबार बटर बनाने का है या चीज बनाने का है तब वो इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। रिसेप्ट फ्रॉम मूवी शूटिंग इन फार्म हाउस में अगर आपकी किसी तरीके की शूटिंग चल रही है, चाहे टीवी की, चाहे मूवी की, चाहे वीडियो क्लिप की, और उससे आपको इनकम जनरेट होती है, तो ऐसी इनकम को आप एग्रीकल्चरल नहीं कहो। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी इनकम है जिन्हें आप एग्रीकल्चरल भी कह सकते हो, नॉन एग्रीकल्चरल भी कह सकते हो, तो वो है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कॉफी, टी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इन लोगों की टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हो कि अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर कर रहे हो और आपको 100 रुपए की इनकम हो रही है, तो 100 रुपए में से 65 रुपए आपको एग्रीकल्चरल इनकम में ट्रीट किया जाएगा और 55 रुपीज आपको बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाएगा। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता, ये कहता है रूल 7A। उसी तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ कॉफ़ी में है, और जैसा हम सभी जानते हैं कि कॉफ़ी 4 स्टेज में बनती है, ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग। तो अगर आप ग्रोइंग एंड क्योरिंग दोनों एक साथ कर रहे हो तो 75% इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी, 25% ऑफ टोटल इनकम विल बी कॉल्ड एज बिजनेस इनकम। ये कौन कहता है? 7B रूल कहता है। अगर आप कॉफ़ी की ग्रोइंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ लगभग आप कर रहे हो, तब आपकी जो 100 रुपए की इनकम होगी उस 100 रुपए में 60% ट्रीट की जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम ट्रीट की जाएगी 40%। ये भी कहता है रूल 7B। इसके बाद आता है अपना ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी।
अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में के काम में जुड़े हुए हो तो 60% आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम क्रिएट होगी और 40% इनकम आपकी बिजनेस इनकम क्रिएट होगी, और ये कहता है रूल 8। इसी के साथ आप जैसा देख सकते हो, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक आपसे कामना करता हूँ आपके सुखद और मंगलमय जीवन की। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।